हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मैट्रिक्स का डिफिनीशन भी अपने बताया था कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर को एक एक रेक्टेंगल के अंदर जैसे दिखता है इसके अंदर रखते हैं, है ना। उसके बाद बताया था हमने कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहे, जैसे चलो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ, है ना। जैसे अगर क्वेश्चन दिया रहे कि इफ़ मैट्रिक्स हैज 12 elements, if matrix has 12 element, then what will be possible order? What will be possible order? ओके, तो टोटल अपने पास एलिमेंट कितने हैं? 12। और हमें बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है। पॉसिबल ऑर्डर मतलब ये जो 12 एलिमेंट है, मतलब 12 नंबर को मैट्रिक्स के अंदर हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। चलिए फिर से बताता हूँ। हमने बताया कि अपने पास मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 12। तो हम इस 12 एलिमेंट्स को, यानी 12 नंबर को, कोई भी आपको 12 नंबर दे सकता है, तो उस 12 नंबर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। यही बताना है मैट्रिक्स में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे बताओ, एक 1 × 12, 1 × 12 मतलब कि जिसके अंदर एक रो हो और कॉलम कितने हो? 12, तो एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली जिसके अंदर 2 रो हो, पर अब अगर 2 रो हो तो कॉलम कितने हो? 6। सिमिलरली अच्छा, ये भी बता देता हूँ कि इसका अपोजिट भी पॉसिबल होता है, जैसे 12 × 1। अभी हम आगे चल के जब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सारा जानेंगे कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। तो एक ये हो गया 2 × 6, तो सर 6 × 2 भी होगा, ओके। नेक्स्ट 3 × 4, तो 4 × 3 भी होगा, है ना। और उसके बाद 3 के बाद 4 हो ही गया, 5 6 इधर रहे। इसका मतलब अगर अपने पास टोटल 12 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया? 6। चलिए अब आगे स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है पहले बता देना चाहिए सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है ना। तो डेफिनेशन आप बुक से लिख सकते हैं, फिलहाल मैं सारा बता देता हूँ। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज तो एक हो, बट कॉलम कितना भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? 1, बट कॉलम कितना भी हो सकता है। कॉलम के लिए कोई फिक्स नहीं है ना। इफ इट हैज ओनली 1 रो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, तो इसका जरा एग्जांपल जरा बता दूं। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिखा ए और ए लिखा 1 और 2, इसके अंदर रो कितना है? 1, कॉलम कितना है? 1 2। बताया था कि जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल लाइन ए हमें रो बताता है, और जो कॉलम लाइन होता है वो आपको बताता है कॉलम। जो हॉरिजेंटल रो है वो रो, जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रो बताएगा, इसका मतलब इसमें रो कितना है? 1। और यहाँ पे कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन कितने रो हो सकता है? 2, तो कॉलम हो गया 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 × 2। ओके, तो ये भी है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कोई बी मैट्रिक्स हमने बताया और बी मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर यहाँ भी रो कितना है? 1, पर कॉलम कितना भी हो सकता है? 1 2 3 4 5, तो इसका कॉलम हो गया 5, है ना। तो अगर वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एक हो पर कॉलम भी कितना भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, तो इसका जनरलाइज ऑर्डर हम कैसे लिख सकते हैं? तो रो के जगह पे लिख दिया 1 और कॉलम लिख दिया n, कि n के जगह पे कुछ भी हो सकता है। n के जगह पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहाँ देखिए 5 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसे। तो ये हो गया पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली हम सेकेंड पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स। तो आप नाम से थोड़ा समझ सकते हैं इसको कि अगर सर रो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो 1 था और कॉलम कितना भी हो सकता है, तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, एक। नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, एक। पर नंबर ऑफ रोज कितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज कितना भी हो सकता है। उसको एम से एक बार दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितना भी हो सकता है, पर नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 1। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम 1, जैसे यहाँ ए बी एक सी मैट्रिक्स लिख दिया 2 5, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि कॉलम एक ही है पर रो यहाँ पे कितना है, 2। चलिए, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तुम जानते हैं कि ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं और क्रॉस कॉलम लिखते हैं। ओके, तो रो कितना है 1 2 और कॉलम कितना है 1। कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम तो एक ही होगा, रो चेंज होते जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, डी 2 3 4 5 7 ऐसे लिख दिया, है ना। अब इसके अंदर जरा देखिए, इसके अंदर कॉलम कितना है 1 और रो कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 1। तो ये हो गया दो टाइप्स का सिंपल मैट्रिक्स, एक हो गया रो मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे हम चलेंगे टाइप 3, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के बाद रो मैट्रिक्स क्या हुआ, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम कितना भी हो सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए और नंबर ऑफ रोज कितना भी हो सकता है। इसी टाइप से थर्ड में हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। ओके, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू अगर हो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू अगर हो नंबर ऑफ कॉलम, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके ये हो गया। अब इसका ऑर्डर कितना होता है, तो ऑर्डर होगा n मतलब n का मतलब क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 ऐसे होगा। इसका मतलब सर जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। ओके, तो अब जरा बताओ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है, सिर्फ लिख दिया 2, एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे लिख दिया 2, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है 1। ओके, अब बताइए, तो ये हो गया एक 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बी ले लेता हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 2, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि अगर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे। ओके, तो इसीलिए इसका ऑर्डर सिर्फ n लिख दिया। n का मतलब कि अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो जैसे ही सिर्फ ऑर्डर 3 लिखा, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 होगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होगा। लेट्स एग्जांपल ABCDEFGHI, ऐसे एक मैट्रिक्स बना दिया, एक मैट्रिक्स का नाम कुछ भी दे दिया ऐसे बी। अच्छा, पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो नेमिंग लिखते हैं मैट्रिक्स का वो कैपिटल लेटर से करते हैं, पर जो एलिमेंट होगा वो आइदर ये सब डिजिट होगा या फिर ये स्मॉल ABCD से होगा। इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर ये कैपिटल भी नहीं लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 3, कॉलम भी कितना हो गया 3। इसका मतलब अगर हमने बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रो होगा और 3 ही कॉलम होगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, दो और होता है, एक होता है जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम NCERT या कोई और बुक में भी यूज करता है जिसका नाम होता है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, कोई मैट्रिक्स के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं
तो उसको बोल देंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो भी जीरो है ना, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर लिखना, आगे चल के इसका एप्लीकेशन आएगा। जैसे अगर मैंने ये लिखा तो इसका ऑर्डर कितना है, एक रो एक कॉलम, तो 1 क्रॉस 1। कोई बी लिख दिया 0 0, तो इसका ऑर्डर कितना होगा। तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर इसमें भी तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 ही लिख दीजिए। तो नहीं, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज तो 1 है, पर कॉलम कितना है 1 2। ओके, तो जरा सिमिलरली एग्जांपल दे दीजिए। मैंने लिख दिया 0 0 0 0 0 0, ऐसे लिख दिया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 2, कॉलम कितने हो जाएंगे 3। इसी तरीके से आप सारा समझ सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सब टाइप होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सब टाइप पढ़ेंगे। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये टोटल कितना हुआ था 4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप में, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हम कुछ इसके टाइप्स देखेंगे, जिसमें पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले बताता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा। ओके, डायगोनल एलिमेंट होगा नॉन जीरो, पर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होंगे। पहले तो बताता हूँ ये कि ये सर डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या कह रहे हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अच्छा, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है आगे चल के अभी हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, या उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सारे में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। चलिए, तो उसमें पहला हम पढ़ रहे थे ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट तो होंगे नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट मतलब जो A11 पे प्रेजेंट होता है, A22 पे प्रेजेंट होता है, A33 पे प्रेजेंट होता है, ये ऐसे, ये सब सारे क्या हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। और जो इसके अलावा, ओके रुक जाओ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पहले मैं लेता हूँ और आपको सारा पहले क्लियर कर दूँ कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। हालांकि नाम से ही लग रहा है कि सर जो डायगोनल पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसको डायगोनल एलिमेंट कह देंगे, और जो डायगोनल के अलावा जो इधर उधर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसको नॉन डायगोनल बोलेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभी बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिया था। तो यहाँ पे जरा देख कर बताइए कि डायगोनल एलिमेंट क्या है। तो AEI यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे अपने पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो AEI, ये सब डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सर क्या होगा, तो इसके अलावा जो है, जैसे यहाँ पे B लिखा हुआ है, C F D G H, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। आशा करता हूँ कि समझ गए। अगर नहीं समझोगे तो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स हमने बना दिया B। तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जो डायगोनल पे प्रेजेंट है। डायगोनल प्रेजेंट क्या है 1 5 9, ये सारे डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जो डायगोनल पे नहीं है, जैसे 2 3 6 4 7 8, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अब वापस से आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स पे। नाम से लग रहा है कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख दिया ABC, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या क्या हो गया ABC, और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो सारा ही जीरो होगा। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स दिखे जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, तो इसको क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज ये होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं कहीं बुक में ऐसे लिख देगा DIAG और
यहाँ पे DIAG और यहाँ पे लिख दिया आपका 1 और 2, DIAG 1 और 2। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, DIAG मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 और 2। तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ, तो कुछ नहीं है 1 और 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा और 1 1 पे लिखना है 1 और 8 2 2 पे लिखना है 2 और उसके अलावा 2 हो गए 0। ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से DIAG और यहाँ पे लिख दिया 3 7 9, ओके 3 7 ऐसे 9 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि सर एक डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ओके, और जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या क्या हैं 3 7 9 और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जानते ही हैं कि सारा 0 कर दीजिए। तो ये एक हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 7 9, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। तो यही हो गया। अब जरा ये बता ही दिया और पिछले क्लास में हमने बताया था कि व्हाट इज ट्रेस। ट्रेस क्या होता है बताया था। तो ट्रेस होता है सर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बताया था कि ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो डायगोनल पे एलिमेंट हैं उनका सम ही क्या होता है ट्रेस। तो अब जरा बताओ ये जो डायगोनल 3 7 9 था, या पहले ये बताओ कि जो डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 था 1 2 केवल था, तो इसका ट्रेस क्या होगा, तो 1 + 2 यानी 3 इसका ट्रेस हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो 3 + 7 + 9 यही हो जाएगा ट्रेस। तो इसका ट्रेस कितना होगा 7 3 10 9 19, हो गया आसान है ना। तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के और सारे 0 हो जाएं तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसी के आगे डायगोनल मैट्रिक्स के आगे इसी में सब टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बी। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही है। डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा है मतलब क्या कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो इसमें भी 0 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें भी 0 होगा, पर अगर जो भी डायगोनल के मैट्रिक्स थे, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो सारे अगर सेम हो जाए, सेम का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने डायगोनल का एलिमेंट क्या लिखा था ABC, डायगोनल का एलिमेंट क्या लिखा था ABC, आगे चल के यहाँ भी A हो यहाँ भी A हो यहाँ भी हो, ये सारे 0 हो जाए, जैसे A ऐसे लिख दिया और सारे 0, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कि कोई भी एक ही कांस्टेंट होगा जो तीनों जगह पे होगा, आइदर वो कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, पर सारे डायगोनल एलिमेंट होगा अगर वो सेम ही हो जाए, सारे डायगोनल एलिमेंट अगर सेम ही हो जाए तो इसको, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि AIJ मतलब एलिमेंट ऑफ ये एक कोई मैट्रिक्स है, तो AIJ सारे हो जाएंगे, AIJ सारे हो जाएंगे 0, किसके लिए, फॉर I नॉट इक्वल टू J, और AIJ इक्वल टू कोई भी एक ही कांस्टेंट होगा K, फॉर I इक्वल टू J। जरा इसको मैं फिर से अगर क्लियर करना चाहूँ तो क्लियर कर दूँ कि AIJ सारा 0 होगा फॉर I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J मतलब पहले ये देख लो, I इक्वल टू J के लिए सारा कांस्टेंट K ही होगा, I इक्वल टू J मतलब A11 A22 A33, तो उसके लिए सारा कोई एक ही कांस्टेंट होगा, मतलब एक ही नंबर हर जगह होगा। और I नॉट इक्वल टू J मतलब यहाँ देखिए इसका पोजीशन क्या होता है A12, तो यहाँ देखिए I नॉट इक्वल टू J। इसका क्या होता है A13 मतलब ये रो 1 का एलिमेंट है, कॉलम 3 का है, तो I नॉट इक्वल टू 3, यहाँ 2 1। तो इसी तरीके से आगे सारा है कि AIJ 0 होगा किसके लिए, A नॉट इक्वल टू J के लिए, और AIJ K होगा किसके लिए, जब I इक्वल टू J हो जाए। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल ले लूँ क्या, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे अभी बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या था कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 हो जाए और ये सारे 0 थे, तो ये थे अपने डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर हर जगह अगर 2 2 2 ही आ जाए और ये सारे 0,
तो ये अब हर जगह ये तीनों सेम हो गया, A11 A22 A33 सारा सेम हो गया, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कह दिया। बस सिंपल यही है। इसी में सी एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो सारा सेम तो हो और सेम के अलावा सारा 1 भी हो जाए, जैसे 1 1 1 और सारा अगर 0 0 हो जाए, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स बना दिया सी, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि A11 A22 A33 सारे कितने हो जाए 1, A11 A22 A33, चलिए Aij इक्वल टू 1 हो जाएगा कब, जब I इक्वल टू j होगा, और Aij इक्वल टू 0 होगा, ये सब सारे 0 होगा कब, जब I नॉट इक्वल टू j होगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सारा सेम था, एक बार समराइज कर लेते हैं, अगर Aij सारा 1 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, Aij अगर सारा सेम हो गया अदर देन 1, अगर सारा सेम हो गया तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर अलग अलग है तो डायगोनल मैट्रिक्स। बस यही है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करता है, ये सब सारे टाइप्स हो गए। अब इसके कुछ क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन आपको किस तरीके से देगा उसका टॉपिक का अगर आपको नाम बता दूं तो होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को इक्वेट करना होता है। मैट्रिक्स को इक्वेट कब करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दो अगर मैट्रिक्स दिया हो और अगर हमको इक्वल करना है, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए, इक्वलिटी के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि दे आर शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। इसका मतलब सर, अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वेट करना चाहते हैं, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब ए यहाँ पे अगर लिख दिया हमने 1 2 3 4, और बी कुछ भी लिख दिया XYZW, ये बी है ना। तो दोनों, इसका भी ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2। तो इक्वेट हम तभी करेंगे, मैट्रिक्स में इक्वेट हम तभी करेंगे जब ऑर्डर क्या होगा, सेम। आगे जाके हम पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी दो मैट्रिक्स का भी हम तभी करते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, 2 क्रॉस 3 हो, 3 क्रॉस 1 हो, कुछ भी हो ऑर्डर, कुछ भी हो, बस दोनों का ऑर्डर बस होना चाहिए सेम। अब जरा बताना कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहें, इक्वल का मतलब अगर गिवन हो कि अगर A इक्वल टू बी है तो XYZW का वैल्यू था। A इक्वल टू बी का मतलब A अपने पास क्या था 1 2 3 4, इक्वल टू B क्या है XYZW। अब यहाँ से बोलेगा इक्वेट करके आप XYZ का वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए A11 पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है x। इसका मतलब x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2, यहाँ से देखिए z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और ये देखिए w इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ऐसे होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इक्वल करने के लिए। पर हर बार आपको इतना आसान नहीं देगा, है ना, हर बार आपको इतना आसान नहीं देगा कि आप देख कर ही बता सकते हो, कभी कभी सोल्व भी करना रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे दे दिया x+3 z+4 2y -7 -6 a-1 0, यहाँ दे दिया b-3, यहाँ पे दे दिया -21, और यहाँ पे दे दिया 0। एक ए मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है कि इफ दिस इक्वल टू 0 6 3y -2 -6 -3 2c +2 2b +4 -21 और 0। अगर ए दोनों इक्वल है तो आपको वैल्यू किसका किसका बताना है, ए का बताना है, बी सी एक्स वाई जेड। यहाँ पे जितने सारे वेरिएबल दिख रहे हैं सारे वेरिएबल का हमें वैल्यू बताना है।
तो इस बार वैल्यू कैसे बताएंगे, तो फिर से वही करना है, इक्वल है तो इक्वेट करना है। इक्वेट मतलब A11 को इसके साथ करेंगे, A12 को इसके साथ करेंगे। तो जरा जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे है x+3 और यहाँ पे कितना है 0, मतलब x+3 इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो ये आंसर हो गया। सिमिलरली z+4, यहाँ से देखिए z+4 इक्वल टू कितना है 6, तो z बराबर कितना आ जाएगा 6 - 4 मतलब 2, है ना। इसी तरीके से आप सारा निकाल सकते हैं। चलो इसका भी निकाल देता हूँ कि 2y - 7 इक्वल टू यहाँ पे दे दिया 3y - 2। अब यहाँ से निकालना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, वेरिएबल को एक तरफ ले जाइए, कांस्टेंट को दूसरे तरफ ले जाइए। चलो तो अगर -7 को मैं इधर ले जाऊँ तो इधर हो जाएगा -2 + 7 और इसको इधर लेकर आइए तो 2y - 3y। ओके 2y - 3y मतलब कितना हो जाएगा -y = 5 और यहाँ से y = आ जाएगा -5, y = कितना आ गया -5। सिमिलरली b - 3 = ये कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a - 1 = -3, a - 1 = -3, तो a = -3 + 1 मतलब -2। इसी तरीके से इक्वेट करके हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यही होता है, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। चलिए इसमें एक और टाइप बता देता हूँ। पिछले बार बताया था कि अगर मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है, इसमें एक ही जो क्वेश्चन जो कभी कभी CBSE में पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन पूछता है आपको, वो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आप बताओ कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स आपको दे देगा। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भी दे देता हूँ, ऑफ ऑर्डर 2 × 2। मान लो 2 × 2 का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना और AIJ आपको गिवन है। मान लो कि I + J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I + J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे, फिर से सिंपल बात, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है सर, AIJ = I + J दे, ऑर्डर उसका कितना है 2 × 2। तो सबसे पहले एक डमी मतलब एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कि 2 × 2 का मैट्रिक्स दिखेगा कैसा। तो ऐसे बना दिया A11 A12 और ये कितना हो जाएगा 21 A22, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ओके तो मतलब अगर हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें A11 निकालना पड़ेगा, A12 A21, चलो निकाल लेते हैं, आसान है। A11 का मतलब कितना है I = 1 और J भी कितना है 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए I + J का होल स्क्वायर में I के जगह पे भी 1, J के जगह पे भी 1 और का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, तो A11 कितना आ गया 2। सिमिलरली A12 मतलब I = 1 और J के जगह पे कितना है 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2 ही लिख दीजिए, 4.5 भी लिखिए 9.2 ऐसे लिख दीजिए। A21 तो 21 भी कितना हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब सेम आ जाएगा 9/2। A22 मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 तो 8। तो जब ये हमने सारा एलिमेंट्स जब निकाल लिया तो इसके जगह पे पुट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल बी, मतलब अपना मैट्रिक्स कैसा दिखने लग जाएगा, तो A = A11 कितना निकाला है हमने यहाँ से देख सकते हैं 2, A12 9/2, ये भी आ गया 9/2 और ये कितना आ गया 8, यही हो गया आंसर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जाके NCERT का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करिए, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताना और अगले क्वेश्चन में फिर से आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।